हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन क्लासेस पे। मैं हूं काशी कुमार और आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का वन शॉट लेने वाले हैं। दोस्तों, जो बच्चे 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, क्योंकि हम लोग 10 to 15 मिनट में इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों समझते हैं दोस्तों कि मैटर क्या होती है। मैटर का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है वो हम लोग समझेंगे। मैटर क्या होती है तो आपने पढ़ा होगा कि मैटर का मतलब होता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसके पास मास हो और वह स्पेस में ऑक्यूपाई करता हो, मेरे भाई उसको हम लोग मैटर्स बोलते हैं। सही बात है, लेकिन इसके साथ एक और चीज़ जुड़ेगा, वो है तुम्हारे एलिमेंट्री पार्टिकल। एज वी नो दैट एनी सब्सटेंस मेड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दोस्तों होते हैं, वही तुम्हारे सोर्स ऑफ चार्ज बनते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि आपका ये देखिए दोस्तों, ये आपका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में दोस्तों क्या होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होती है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होती है, और उसी के द्वारा हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना। प्रोटॉन जो दोस्तों होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं, उसके प्रोटॉन को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। ठीक है ना। मास ऑफ चार्ज बार दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपको पता है, इसकी डिस्कवरी हुआ था 1897 में, 1917 में और 1932 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बार आपको ये पता है, इसको आप देख सकते हैं। ये जानना दोस्तों है कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होती है वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स के मास और न्यूट्रॉन के मास। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास हम लगभग दोस्तों बराबर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव होती है, प्रोटॉन में पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होती है। ठीक है। ये दोस्तों ई का मतलब दोस्तों यहाँ बता दिया है कि ये बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, या बेसिक एलिमेंट्री चार्ज, इसकी वैल्यू इतना होती है। अगर माइनस ई लिख दिया गया तो इलेक्ट्रॉन होगा, और प्लस दिया तो ये प्रोटॉन का चार्ज के बारे में बात हो रही है। चार्ज कॉन्स्टेंट से बात, जैसे एल्यूमिनियम दोस्तों एक मेटल होती है जिसकी एटॉमिक नंबर 13 होती है और नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 होती है। एल्यूमिनियम के मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं ऑक्साइड कंप्लीट करने के लिए। नाइट्रोजन जो नॉन मेटल्स है वो ऑक्साइड कंप्लीट करने इलेक्ट्रॉन का लेती है, क्योंकि वो नॉन मेटल्स है। इलेक्ट्रॉन का दोस्तों दिया हुआ है, इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ऑक्साइड कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, जिससे एल्यूमिनियम का +3 बनता है, या 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है तो L+3 बन जाती है। वो वाइट क्या उस पर नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन दो, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्साइड कंप्लीट करने 3 इलेक्ट्रॉन का लेती है, क्योंकि नॉन मेटल्स है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या बनती है, नेगेटिव चार्ज, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है। डेफिनेशन ऑफ चार्ज तो क्या होती है, चार्ज दोस्तों होती है किसी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो आती है वो चार्ज के वजह से ही आती है। पॉजिटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, तो चार्ज हो सकती है पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो चार्ज की दोस्तों होती है गुलाम होती है। गुलाम एक साइंटिस्ट का नाम है, जिसने आप पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ क्लास 12th में। लेकिन चार्ज कैसे होती है, कुलम्ब होती है, और 1 माइक्रो कुलम्ब जो 10 मिली कुलम्ब 10 कुलम्ब, मिली 10 कुलम्ब होती है, और 9 कुलम्ब होती है। कुलम्ब दोस्तों बड़ी यूनिट होती है, इसलिए सब चीज़ों का हम लोग बात करते हैं। मोशन ऑफ चार्ज हम बात करते हैं। चार्ज यदि रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, वही मोशन में है, कांस्टेंट मोशन मूव करते तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। चार्ज यदि एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती है, आपको पता है। लाइक चार्ज दोस्तों क्या होती है, रिपल्सन फोर्स, और अपोजिशन दोस्तों क्या होती है, अट्रैक्शन फोर्स, ये लगता है आपको पता है। कंडीशन की बात करेंगे, ये बोलता है किसी बॉडी पर चार्ज जो होगा वो ई के मल्टीपल में होती है, वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, सिंपल सी बात होती है। और टोटल चार्ज ऑन बॉडी ऑलवेज मल्टीपल ऑफ ई, मतलब दोस्तों ई के मल्टीपल में होगा, ई होगा 2u 3 होगा, ऐसे ही हो सकता है, लेकिन 2.5 3.5 ऐसे नहीं हो सकता है। फॉर्मूला निकालेंगे तो अगर बहुत से तो क्यू इक्वल टू निकाल देते हैं, एन ही निकाल देते हैं। एन दोस्तों क्या होती है, यहाँ पर दिखाया है, एक इंटीजर होती है, इसकी वैल्यू दिया हुआ है। और ई की वैल्यू आपको पता है कि बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल, इसकी वैल्यू 1.19 कूलम होती है। तो बता दोस्तों, बताइए क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड में आया हुआ है, बोलता है कि 1 कूलम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जानते हैं क्यू और एन ही होता है, क्यू आपको पता है 1 कूलम होती है, एन आपको पता है, एन आप सॉरी निकालना है, और ई वैल्यू को निकालेंगे तो इतना आएगा 6.2 पर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी 1 कूलम चार्ज पे 6.2 पर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। टाइप्स ऑफ देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी के बेसिस पे। कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर का मतलब दोस्तों क्या होता है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उससे हम लोग कंडक्टर से बोलते हैं। इंसुलेटर मतलब होती है कि उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो नहीं करती है। सेमीकंडक्टर होती है, बीच बीच का होती है, एग्जाम्पल दिया हुआ है सिलिकॉन
और गैलियम आर्सेनिक। इलेक्ट्रिक करंट क्या दोस्तों होती है? इलेक्ट्रिक करंट मतलब होता है कि चार्ज का फ्लो होने का कुछ रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोलते हैं, कि एक सेकेंड में किसी पार्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम लोग करंट बोलते हैं। बात खत्म। आई कुछ होती है क्यू बाई टी होती है, बात खत्म होगा। एम्पियर तो इसके यूनिट होती है। चार्ज जो करंट जो होती है वो यहाँ पर दिखा हुआ है कि प्लस से माइनस फ्लो करती है आउटसाइड द बैटरी और इनसाइड उल्टी होती है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव होती है और करंट का पॉजिटिव नेगेटिव होती है, मतलब होती है। करंट जो होती है हाइपोथेटिकल होती है और चार्ज जो होती है वो रियल होती है। एमीटर दोस्तों क्या होता है? एमीटर दोस्तों एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसको करंट मेजर कर सकते हैं, जिसकी रेजिस्टेंस दोस्तों क्या होती है? वेरी कम होती है, और इसको हमें सीरीज में हम लोग अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों क्या, इसको हम समझते हैं। पोटेंशियल दोस्तों क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। यहाँ पर दोस्तों बताया हुआ जैसे पानी वानी है इसमें, और ये ज़्यादा हाइट तक है या कम हाइट तक, इसकी पोटेंशियल ज़्यादा पोटेंशियल दोस्तों क्या होती है? कम होती है। तो पानी जो होता है फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एनर्जी, और ऐसे करंट में दोस्तों फ्लो होती है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। इसको दोस्तों बताया गया है, इसको समझ सकते हैं। ये बैटरी आपसे बता दिया मैंने, सब जान सकते हैं। तो एक होती है कन्वेंशनल करंट, दूसरा होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट होती है। कन्वेंशनल करंट मतलब होता है क्या? हाइपोथेटिकल चीज़ है। करंट तो होती थोड़ी ना, करंट का मतलब कि एक्चुअल फ्लो ऑफ चार्ज ही तो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो है। तो ये सब आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोस्तों हम लोग आते हैं, इसमें काम की बात है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब होता है कि आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज में कितना वर्क किया है किसी इनफाइनाइट पर रखी वस्तु को, और किसी पॉइंट पर लाने पर तो आपने कितना वर्क किया है, वो तो उससे होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है। तो वर्क किया आपने किसने पे? पर यूनिट चार्ज पे, तो हो जाएगा क्यू नॉट, है ना। अगर कुछ चार्ज होगा तो क्यू से डिवाइड करेंगे जितना चार्ज होगा। अब बात दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों बात करते हैं। बैटरी होती है और नेगेटिव टर्मिनल होती है, ये होती है ना, बड़ा टर्मिनल है छोटा टर्मिनल होती है, तो ये नेगेटिव वाला है तो पॉजिटिव वाला है। तो एक कूलम चार्ज को आपने नेगेटिव से पॉजिटिव लाने में जितना वर्क करते हैं वो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। फॉर्मूला दोस्तों वही होगा, वर्क पर यूनिट चार्ज को बोलेंगे। दोस्तों आप ऐसा जान सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो उसको हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे। 1 वोल्ट का मतलब दोस्तों होता है कि आपने 1 जूल का वर्क किया 1 कूलम चार्ज पे, तो उसको हम लोग 1 वोल्ट बोलेंगे। वोल्ट मीटर दोस्तों क्या होते हैं? वोल्ट मीटर दोस्तों मतलब होता है कि ये जो एक डिवाइस जो वोल्टेज को मेजर करती है ना, और इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। निकाल होता है कि हाउ मच एनर्जी गिवन टू कूलम्स चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी पर मैंने आपको बताना है कि कितना वो एनर्जी है ना, कितना एनर्जी होगा। तो 6 वोल्ट का मतलब ये होता है कि 6 जूल का उन्होंने वर्क किया एक कूलम चार्ज पे, तो सिंपल दोस्तों बात आप जानते ही हैं। ये सब दोस्तों आप जानते हैं कि वायर है, कनेक्टर वायर है, ये वायर कनेक्टर नहीं है, ये अर्थिंग है, ये सेल है, बैटरी है, ये फ्यूज होता है, ये रियोस्टेट इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, आप जानते हैं। वोल्ट मीटर एमीटर है, ऑफ स्विच है, ऑन स्विच है। तो दोस्तों बात तो इलेक्ट्रिक सर्किट दोस्तों हम बात करते हैं। ये अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो उसको करंट क्लोज बोलेंगे, अगर फ्लो नहीं हो रहा है ब्रेक है कि कहीं से तो उसको ओपन सर्किट बोलेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है आप, ठीक है ना। व्हाट इज ग्राउंड दोस्तों क्या होता है? ग्राउंड दोस्तों क्या, एक सिंपल सी बात है, एक डिवाइस है जो छोटे छोटे करंट मेजर करती है। इसको हमेशा इसकी रेजिस्टेंस काफ़ी, रेजिस्टेंस की बात नहीं करते हैं, ये जो होती है ना ये करंट के डायरेक्शन को भी डिटेक्ट करती है, आपको पता होगा। इधर से आ रही है मतलब इधर से करंट आपका आ रही है, अगर ऐसे है तो इसका मतलब इधर से करंट आ रही है। ओम्स लॉ से बात करते हैं। ओम्स लॉ के दो फॉर्म होती है, स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म होती है। स्केलर फॉर्म का मतलब होता है V बराबर I, और वेक्टर का फॉर्म का मतलब होता है J = सिग्मा × E। ये आपको सिलेबस में नहीं है। करंट डेंसिटी होती है, कंडक्टर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, या ये आपको सिलेबस में है। V बराबर IR, V तो उसमें वोल्टेज है, I तुम्हारा करंट है, R तुम्हारा दोस्तों क्या है? रेजिस्टेंस है। ओम्स लॉ का बात करें स्केलर फॉर्म का, ये बोलता है कि किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो उसके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब उसके फिजिकल कंडीशंस को, टेम्परेचर को में कोई चेंज नहीं किया जाए, उसको अनचेंज रखा जाए, तो ये बोलती है। जैसे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो 2 का एम्पियर करंट फ्लो कर रही है मान लेते हैं। अगर मैंने वोल्टेज को डबल किया तो करंट उसको क्या हो जाएगा? डबल हो जाती है 4 एम्पियर। तो ये बोलता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होती है, और यहाँ से R एक आती है कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कंडक्टर की होती है। समझ है ना। यहाँ से ग्राफ निकालोगे तो तुम्हारा लिनियर इक्वेशन, तो ग्राफ तुम्हारा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। V वर्सेस तुम्हारा ग्राफ I ड्रॉ किया तो उसका जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा। स्लोप मतलब tan थीटा, और वही तुम्हारे रेजिस्टेंस के बराबर होगा अगर ग्राफ V वर्सेस I है तो। थीटा का बढ़ाएंगे तो tan थीटा बढ़ेगा, tan थीटा बढ़ेगा तो मतलब स्लो बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो R3 जो होगी ज़्यादा होगी R2 से R1 से, ऐसा आप कर सकते हैं। जो ज़्यादा एंगल पे होगा, जो खड़ा होगा, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर I वर्सेस V है तो उसका रेजिस्टेंस 1/R होगा, सिंपल सी बात है। I = V/R हो जाएगा, तो I और वर्सेस अगर V है तो रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा? 1/R होगा। एंगल बढ़ेगा तो यहाँ रेजिस्टेंस तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब R1 का रेजिस्टेंस दोस्तों क्या होगा? ज़्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू R2, क्योंकि ग्राफ I वर्सेस V है।
ठीक है ना। वेरिफिकेशन सब हम दोस्तों बात करते हैं, सिंपल सी बात है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से वोल्टेज है, जो वोल्ट मीटर है, यहाँ से वोल्टेज मीटर करेगा, यहाँ मीटर है जिसको करंट मीटर करेगा। देखिए वोल्ट मीटर यहाँ पर पैरेलल में है और मीटर तुम्हारा सीरीज में है। ये दोस्तों क्या है कि यहाँ से मैंने 4 वोल्ट से कनेक्ट किया तो उसका करंट दोस्तों कितना था, 2 एम्पियर था। वोल्टेज को मैंने डबल किया तो करंट दोस्तों क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वोल्टेज को मैंने किया 3 गुना तो करंट दोस्तों क्या होगा, 3 गुना हो गया, 2 3 6। वोल्टेज को मैंने 4 गुना किया तो ये करंट दोस्तों कितना हो गया, 4 गुना हो गया। तो इस तरीके से आप दिखा सकते, ग्राफ दिखा सकते हैं। तो यहाँ से दिखा सकते भी डायरेक्टली प्रूफ आई है, आर इसका स्लोप होगा, सिंपल से दोस्तों बात यहाँ पर दिखाया गया है। ओम्स लॉ यहाँ से वेरीफाइड हो जाता है। रेजिस्टेंस दोस्तों क्या, रेजिस्टेंस तो कम होता है रुकावट। अगर करंट फ्लो हो रही है, चार्ज का फ्लो हो रहा है तो वो चार्ज को जो रोक रही है ना, रेजिस्टेंस पैदा कर रही है। रुकावट जो दोस्तों होती है उसको रेजिस्टेंस हम लोग बोलते हैं। और यहाँ से रेजिस्टेंस को हम लोग V/I भी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, जो उसको हम लोग ओमेगा से नोट कर सकते हैं रेजिस्टेंस को। फैक्टर्स अफेक्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो होती है वो अलग मीटर की रेजिस्टेंस अलग होगा। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, लेंथ पर भी डिपेंड करेगा और एरिया पर भी दोस्तों डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मटेरियल ऐसे कॉपर वायर की दोस्तों क्या होती है, रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है। नाइक्रोम रेजिस्टेंस तो क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए उसको हीटर में यूज़ करते हैं, हीट प्रोड्यूस करती है ना। मेटल टेम्परेचर पे दोस्तों डिपेंड, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वहाँ पर भी रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा, कोलिजन ज़्यादा होगा, है ना। लेंथ ऑफ कंडक्टर दोस्तों बढ़ाएंगे क्योंकि आपको पता है, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा दोस्तों रुकावट भी दोस्तों क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्योंकि लेंथ बढ़ाएंगे तो ज़्यादा दूर तक चार्ज फ्लो होगा, ज़्यादा दूर तक चार्ज फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा, बढ़ेगा, अगर एरिया को कांस्टेंट रखा जाए तो। लेकिन अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो एरिया ज़्यादा मोटा हो जाएगा, एरिया ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो आपका आसानी चार्ज मूव करेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस दोस्तों हमारा लेंथ पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस तुम्हारा कम हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो R = मिल जाएगा L/A हो जाएगा। अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो वहाँ पे रो आता है, रो इज द रेसिस्टिविटी, जिसको स्पेशल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आया ना। जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, स्पेशल रेजिस्टेंस को बोल सकते हैं। एक होती है रजिस्टर, रजिस्टर का मतलब होता है कि इस रेजिस्टेंस को इसको चेंज कर सकते हैं, है ना, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। अगर यहाँ से जाएगा तो ये पूरा जाएगा, यहाँ से हम पूरा जाएगा, तो लेंथ को हम कम करें तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके साथ बात कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी का मतलब याद रखना कि दोस्तों कि एक पर यूनिट क्यूब में कितना वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, है ना। डिफाइंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द यूनिट ऑफ क्यूब में जितना वो प्रोड्यूस उसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करेगा ना, और टेम्परेचर पे दोस्तों डिपेंड करता है। मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, सिंपल दोस्तों बात है। इसका यूनिट होता है तुम्हारा, इसका यूनिट दोस्तों क्या हो जाएगा, रो, हम इसको कर सकते हैं। एंड इसको हम लोग 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, सिंपल सी बात है। रेजिस्टेंस का मतलब वेरी हाई होता है इंसुलेटर का और लो होता है कंडक्टर का, ठीक है। फॉर्मूला होती है R=ρL/A होती है। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इन नेचर ऑफ वायर पे, सही बात है। और कंडक्टर की रेजिस्टिविटी दोस्तों काफ़ी कम होती है, 10⁻⁻ में है, 18 में होती है। अभी माइनस में होता है कंडक्टर का होगा, और 10 के आसपास होगा तो LY का होगा, और बहुत ज़्यादा पावर होगा पॉजिटिव में तो वो इंसुलेटर का होगा। कैलकुलेशन दोस्तों रेजिस्टेंस दोस्तों बात करते हैं, पहला ये दोस्तों होगा कि रेजिस्टेंस आपको निकालना है, लेकिन वायर को क्या स्ट्रेच किया गया है, और सिर्फ आपको लेंथ का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखो वायर को स्ट्रेच किया गया है, एरिया को, लेंथ को स्ट्रेच किया तो एरिया भी दोस्तों क्या होगा, आपका कम होगा, लेकिन लेंथ आप क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन आपको सिर्फ लेंथ दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे रेजिस्टेंस, ये लगाएंगे A1/A2, सॉरी यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ गया ये वाला, R1/R2 L2/L1 करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो दोस्तों क्या होगा, लेंथ भी आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप कर सकते हैं R1, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, ये होगा दोस्तों R1/R2 = L1/L2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको आप सही कर लीजिए, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, ठीक है। वायर को स्ट्रेच किया हुआ है, थ्राइस रेजिस्टेंस किया गया है। तो आपको बताना रेजिस्टेंस तो कितना होगा, तो 3 से रेजिस्टेंस किए हैं तो 9 गुना से दोस्तों क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। देखो आप करोगे ना, यहाँ पे सिर्फ लेंथ का बात करते हो तो R1/R2 अगर दोस्तों करोगे, यहाँ से R2/R1 करोगे और यहाँ से L2/L1 करोगे, उसके स्क्वायर करोगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि लेंथ आप करोगे तो 3 गुना से क्या हो गया, बढ़ गया है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, क्योंकि लेंथ फाइनली दोस्तों कितना हो गया है, वो 3L हो गया है, और लेंथ तुम्हारा ओरिजिनल कितना L ही है। तो L से L कट जाएगा तो कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा दोस्तों, सिंपल से दोस्तों बात है। तो 9 टाइम से बढ़ेगा,
बस उसका स्क्वायर कर देना, वही तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। अगर ये भी याद रखना कि रेजिस्टेंस को अब निकालना है तो सिर्फ आप लेंथ को स्क्वायर कीजिए, तो वहाँ से आपको निकल जाएगा। अगर 3 गुना बढ़ाएंगे तो 9 गुना से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ाएंगे तो 16 गुना से रेजिस्टेंस दोस्तों बढ़ेगा, मतलब N1 स्क्वायर टाइम्स आपका रेजिस्टेंस दोस्तों बढ़ जाएगा। ठीक है, याद रखना, सिंपल सी बात है, बस उसका स्क्वायर कर देना, बात खत्म हो गया। लेकिन आपका दोस्तों एरिया दिया हुआ है तो आपको पता रेजिस्टेंस होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया की होती है, तो यहाँ से आप करोगे तो देखो यहाँ पे आएगा R2 बटा R1 करोगे तो देखो A1 बटा A2 है, R1 यहाँ पे तो यहाँ पर दोस्तों क्या है 2 है, तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दोस्तों एरिया की होती है। क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है कि वायर को दोस्तों है ना उसको 1 बाय स्ट्रेच किया गया है, एरिया इज हाफ उसको किया गया, एरिया दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा ये आपको बताना है। तो रेजिस्टेंस को दोस्तों मैंने क्या किया है, एरिया को मैंने कम किया तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी बढ़ जाएगा, हाफ के तो 4 टाइम्स दोस्तों बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला दोस्तों पता ना A1 बटा A2 होगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। A1 में A है, A2 की वैल्यू कितना गया A/2 कर दिया गया है, हाफ किया गया है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो हो जाएगा 4 टाइम्स से दोस्तों बढ़ जाएगा। ये भी देख सकते हो कि रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है, एरिया दिया हुआ है, दोस्तों क्या करना है N स्क्वायर उसका कर देना है, आपका वहाँ से मिल जाएंगे, N स्क्वायर कीजिएगा तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे फाइनली। ठीक है ना, यहाँ से आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, रेडियस आपको दिया हुआ है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इन्वर्सली हो जाएगा, रेडियस का R स्क्वायर हो जाएगा, R के पर 4 कर देंगे। देखो जैसे रेडियस को हाफ किया गया है तो रेडियस को हाफ करेंगे तो मतलब एरिया भी दोस्तों क्या होगा कम, एरिया कम होगा तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे हाफ किया गया है तो आपका कितना बनेगा 16 गुना से आपको बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल से दोस्तों बात, क्योंकि यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपको सिर्फ लेंथ दिया हुआ है तो स्क्वायर करना N स्क्वायर का, एरिया भी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर 1 टाइम्स दिया हुआ है, याद है ना 1 टाइम्स दिया हुआ है, 1/n है, यहाँ पर n है, अगर 1/n टाइम्स है तो फिर N स्क्वायर R करेंगे। हाँ, और एरिया रेडियस का बात होगा, रेडियस को भी 1/n का फॉर्म होता है, तो यहाँ से N स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद समझ में आ गया होगा। इस तरफ क्वेश्चन दोस्तों आप लोग करना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दिया हुआ है बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, L है 3L है A/3 है, तो आप यहाँ से आप कर सकते हो, सिंपल सी सवाल है दिया हुआ है। रेशो से भी आप कर सकते हो, सिंपल सी दोस्तों बात है। तो किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, देखो इसके लेंथ को 3L किया गया है तो एरिया भी A/3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3A किया हुआ है लेकिन L/3 हो गया, सिंपल से आप कर सकते हो। तो यहाँ से रेशियो निकालोगे तो यहाँ से आपका ये निकल जाएगा सिंपल तरीके से। ये भी दोस्तों बोर्ड में पूछा हुआ है, इसको आप करना, आसान सवाल है, ऐसा दोस्तों आसान सवाल है, इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो लेंथ को फोल्ड किया गया है, लेंथ को फोल्ड करने एरिया दोस्तों क्या होगा बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस दोस्तों ऑलरेडी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, फिर यहाँ से आप निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस दोस्तों हम लोग कम्युनिस्ट से बात करते हैं, तो सीरीज कम्युनिस्ट दोस्तों पैरेलल कम्युनिस्ट होते हैं, इसको हम लोग बात करते हैं, बहुत सिंपल दोस्तों बात है। सीरीज का मतलब होता है कि इसमें सीरीज में सर्किट अरेंज किया हुआ है, R1 R2 R3 रेजिस्टेंस है, इसके वोल्टेज V1 है V2 और V3 है ना। तो याद रखना कि रेजिस्टेंस को अगर कंबाइन किया गया है पैरेलल में, सबका वोल्टेज दोस्तों क्या होगा अलग अलग होगा, लेकिन सब में करंट क्या जाएगा सेम जाएगा। तो यहाँ से लगाएंगे V और I, इसमें सीरीज में I सेम होता है, वोल्टेज क्या होता है अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो अलग होगा उसी से हम लोग काम करना शुरू करेंगे, तो नेट वोल्टेज होगा सबके सम बराबर होगा, तो V और I और I2 से करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा नेट रेजिस्टेंस या इक्वल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, सिंपल आप जोड़ देना तो निकल जाएगा। अगर n रेजिस्टर्स है तो अगर दोनों का सबका रेजिस्टेंस सेम है तो इस तरीके से n इंटू R कर देंगे, आपका रेजिस्टेंस निकल जाएगा। वोल्टेज आपको क्या निकालना है, रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि वोल्टेज दोस्तों क्या अलग अलग है। हाँ, तो वोल्टेज निकालना है तो इस तरीके से आप कर देंगे कि V1 बटा V2 जो होगा वो R1 बटा R2 के दोस्तों क्या होगा बराबर होगा, मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका ऑलरेडी क्या होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हाँ, इस तरीके से आप करना बताया गया है ना। वोल्टेज आपको निकालना है तो R1 बटा R1 अपन R1 प्लस R2 इंटू V कर देना, V2 निकालना है तो R2 बटा, देखो यहाँ पर V1 है तो यहाँ पर R1 है, यहाँ V2 है तो ये शॉर्ट ट्रिक है R2 है, इस तरीके से आप 3 रजिस्टर्स आपका सीरीज में है तो इस तरीके से आप अटैच कर सकते हो, है ना। V1 ऐसे करोगे करोगे तो V आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आगे, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सबको जोड़ दो तो 3 5 हो जाएगा। V1 निकालना है तो क्या करेंगे R1 अपन R1 प्लस R2 इंटू V कर देंगे तो वहाँ से V1 भी निकल जाएगा। अरे ये करेंगे तो आपको निकल जाएगा ना, इसमें सिंपल सवाल बताया गया है। पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो इस तरीके से अलग अलग होगा, तुम्हारा करंट अलग होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबके लोग क्या सेम होगा, V सेम होगा, I बिल्कुल क्या होगा अलग अलग होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, 1 में R1 प्लस 1 में R2 करना, क्योंकि V जो है वो सेम है आपका I अलग अलग है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। ये सिंपल सी बात है, यहाँ पर R बटा N हो जाएगा,
ठीक है। करंट का दोस्तों इसमें बिल्कुल बात कर सकते हैं, है ना। ये सब फॉर्मूला आप याद रखना, बहुत काम का है। करंट आपको निकालना है तो ऑटो प्लस इंटू आई कर देना, तो यहाँ से करंट निकालेगा। सिर्फ पैरेलल की बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन दिया, अब इस क्वेश्चन को दोस्तों आप करना, बहुत मस्त है, सिंपल सिंपल सी बात है। ये तो और आसान क्वेश्चन है ना। इससे करना है, ऐसे आसान क्वेश्चन सब कर सकते हो। इसको करना तुम, और करंट मेरे को बताना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दोस्तों बात करते हैं। ये बोलता है कि हीट जो प्रोड्यूस होता है कंडक्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के, उसके करंट के, उसके रेजिस्टेंस के और उसके टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हीट जो होता है वो करंट के डायरेक्टली होता है, रेजिस्टेंस के और टाइम के। सही बात है। आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है, इसके फॉर्मूला हीट निकालने का। हीट क्या एनर्जी की बात करता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी होती है। कि केवल बोलता है, इसमें कोई बात नहीं है। एप्लीकेशन में बल्ब की बात करें तो बल्ब जो होता है टंगस्टन का बना होता है, उसका जो बना होता है। फ्यूज में दोस्तों होता है वो फ्यूज वायर, जिसकी रेजिस्टेंस काफ़ी दोस्तों क्या होती है, कम होती है। फ्यूज वायर जो होती है सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी कम होती है। हीटिंग कॉइल होती है। हीटिंग कॉइल एलिमेंट बोल सकते हैं, जो कहाँ यूज करते हैं, गीजर में, आयरन में, केटल में, रॉड में से यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर याद रखना कि पी कॉस्ट होती है डब्ल्यू बाई टाइम होती है, टोटल टाइम होती है। क्यू इंटू वी से कर सकते हैं, आई स्क्वायर आर कर सकते हो, वी स्क्वायर बाई आर कर सकते आई, और वी आई भी कर सकते हैं। 3 फॉर्मूला दोस्तों आप काम का याद रखना। और ये इसके बाद इसमें सिर्फ लगाना है, तुम्हारा पैरेलल में लगाना काम आता है। एनर्जी को ये सब का लगा सकते हो। कमर्शियल लगभग पता है कि पॉइंट टाइम होती है ना। और ये भी याद रखना काफ़ी का बात है। और इस तरीके से आप करना, 4 बॉल बेस से निकालना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत आसान बात है। ठीक है दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।